हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल का जो 19 सितंबर का पेपर है वो सभी शिफ्टों का पेपर जो कि है वो हो चुका होगा। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सभी शिफ्टों के पेपर को यहां पर मिसमैच करने वाला हूं। तो आप सभी ने क्या क्वेश्चन सही किए, क्या गलत किए, आप इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ पर जान सकते हैं। हाँ, अगर आप उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये जो आपके किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्हें 2022 में जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाफ लॉफ सिस्टम यानी आधा पाव प्रणाली ये जो आपका किस एक्ट को जो वो कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम, जिसे 1784 का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और इसी अधिनियम ने जो है भारत में नियंत्रण की दोहरी प्रणाली भी जो है वह स्थापित की थी। और इसी को जो है कभी कभी जो है आपका आधा पाव प्रणाली यानी हाफ लॉफ सिस्टम भी जो है वो कहा जाता है। तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस क्रांति के कारण जो है किसानों में क्षेत्रीय असमानताएं जो वो पैदा हो गई थी। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के कारण जो है किसानों में क्षेत्रीय असमानताएं जो वो पैदा हो गई थी। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज फिशर्स एक्सचेंज इक्वेशन यानी इनमें से कौन सा आपका फिशर का जो है विनिमय समीकरण है। तो देखिए, MV = PT ये जो होता है ना, ये आपका फिशर्स एक्सचेंज इक्वेशन है। तो MV = PT आपका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर M आपका क्या दर्शाता है, तो देखिए M जो होता है ये आपका मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति को दर्शाता है। V की बात कर ले तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा का वेग को दर्शाता है। P की बात कर ले तो ये आपका प्राइस लेवल यानी मूल्य स्तर को जो वो दर्शाता है। और T जो आपका ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को जो वो दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरोद वादक अली अकबर खान का जो संबंध है ना, ये किस घराने से था। तो देखिए, अगर अली अकबर खान की बात कर ले तो ये जो आपके मैहर घराने से संबंधित हैं। तो मैहर घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनका वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपके अली अकबर खान है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इन्हें जो है 1967 में पद्म भूषण से और 1989 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है लिथियम कौन से तत्व के समान जो है ये आपका गुण जो है वो रखता है। तो देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है ये आपका जो लिथियम तत्व है ना, ये आपका सोडियम के समान जो ये गुण रखता है। तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसमें जो आपका क्या कहा गया है। तो देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में आपका कहा गया है कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है ना, तो प्रत्येक 8वें तत्व में जो आपके गुण होते हैं ना, वो आपके समान गुण जो वो दर्शाया जाता है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का जो प्रतिपादन है ये किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 1865 में जो वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना, ये आपका किस तत्व तक जो वो लागू होता है। तो ये आपका कैल्शियम तत्व तक जो है ये आपका लागू होता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है ना, तो मौलिक अधिकारों में आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो है बाकी सारे जो अनुच्छेद है वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये आपका आपातकाल के दौरान भी जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में आपका क्या कहा गया है। तो देखिए, अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो इसमें आपका जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो वो कही गई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है मैचिंग से जो वो प्रश्न पूछा गया था 2021 में आपका जो अवार्ड दिया गया था ना, उससे जो आपको मैच जो वो करना था। तो देखिए, 2 ही ऑप्शन इस बच्चे द्वारा जो है मिल पाए हैं। एक तो आपका शिखर धवन के बारे में पूछा गया था और सेकंड आपका नीरज चोपड़ा के बारे में जो वो पूछा गया था।
तो देखिए शिखर धवन को 2021 में जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था और नीरज चोपड़ा को 2021 में ही जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो धवन वाले में आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा और नीरज चोपड़ा वाले में जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सही मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे आपका 2021 के अवार्ड से जो वो मैचिंग करना था। क्वेश्चन में आपका 2021 आपका जो है वो मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क, यानी दूध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो देखिए दूध में जो है ये आपका कैसीन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो कैसीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर जो वो लगाया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया जा सकता है। और यह जो आपका आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है, यह आपका उन स्थितियों में आपका लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से जो वो विफल हो जाता है और इस स्थिति में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार पर अपना अधिकार जो वो स्थापित कर लेती है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रपति शासन है ना, यह आपका अनुच्छेद 356 के तहत जो वो लगाया जाता है राज्यों में। तो अनुच्छेद 356 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में आपके 3 प्रकार के जो आपातकाल का प्रावधान जो वो किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति जो शासन है ना, ये आपका अनुच्छेद 356 में जो है वो किया गया है। और वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 360 में जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आया था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये जो आपका अंगूठा होता है ना, यानी जो थंब होता है, ये आपका क्या दर्शाता है। तो देखिए ये जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का जो ये आपका फिगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये जो आपका अंगूठा है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी आपका जो है चालक के गुजरने की दिशा को जो वो बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस अंगुली की बात कर ले तो देखिए इस अंगुली को जो ये आपका तर्जनी अंगुली जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका तर्जनी उंगली है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, यानी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो वो बताता है। वहीं अगर बात कर रही है आपका मध्यमा उंगली के बारे में, जिसे बीच वाली उंगली भी कहा जाता है। और ये जो आपका बीच वाली उंगली है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी आपका जो है चलने वाली धारा की दिशा को जो वो बताता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बैटल ऑफ चौसा, यानी चौसा का जो युद्ध है ना, ये आपका हुमायूं और किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। तो देखिए चौसा का युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 26 जून 1539 को जो है आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास जो ये आपका युद्ध लड़ा गया था। और ये जो आपका चौसा का युद्ध है ना, ये आपके मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के मध्य जो ये आपका युद्ध लड़ा गया था। तो शेर शाह सूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौसा का युद्ध में जो विजयी रहा था ना, ये आपका शेर शाह सूरी जो वो विजयी रहे थे। और हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है रणभूमि से जो वो भाग गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी ने जो है आपके खुद फरीद अल दीन शेर शाह का जो ताज है वो पहना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो फिगर आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जो है क्लोरोप्लास्ट का जो वो सही फिगर दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट का जो वो फिगर होता है, जहाँ पर ये जो होता है ना, ये आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, ये आपका जो होता है वो आपका ल्यूमेन होता है। इसके अलावा ये जो आपका होता है ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो होता है ये आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो इस वाले फिगर पे जिन्होंने भी क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरधना जो पशु मेला है ना, ये आपका किस राज्य में लगता है। तो देखिए सरधना पशु मेला की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि बक्सर का जो युद्ध है ना ये कब लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को जो वो लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था ना ये आपका अंग्रेजों के लिए जो वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को जो है ये आपका बंगाल और बिहार का जो है पूर्ण नियंत्रण जो वो प्रदान जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले बक्सर का युद्ध, ये जो है किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना ये आपके अंग्रेजों के सेना और आपका जो है मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व है ना ये कौन कर रहा था। तो ये आपका हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहीं अगर बात कर ले मीर कासिम की तरफ से आपका कौन कौन था, तो देखिए मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच जो वो लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय इस सेना में जो वो शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था, तो देखिए बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी ना वो हार गई थी। और इसी युद्ध के बाद जो आपका इलाहाबाद की संधि भी हुआ था, जो कि आपका 12 अगस्त 1765 को जो है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो है इस पर हस्ताक्षर जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि आपका श्रमिकों के लिए निर्वाह जो मजदूरी है ना ये आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए श्रमिकों के लिए वेतन या फिर आपका निर्वाह मजदूरी जो है ये आपका अनुच्छेद 43 से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डीपीएसपी के अन्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात कर ले, जैसे कि इससे पहले आपका अनुच्छेद 40 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 40 में जो है आपके ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित का उल्लेख जो वो किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो देखिए इसमें जो आपका काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो वो प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 42 में जो है ये आपका काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए जो वो प्रावधान जो वो किया गया है। अनुच्छेद 43A की बात कर ले तो इसमें आपके उद्योगों के प्रबंध में जो है मजदूरी की भागीदारी जो है ये आपका अनुच्छेद 43A में कहा गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ये जो आपका अनुच्छेद 43B में कहा गया है। वहीं अगर बात कर ले नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 44 है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है तरंग संचार पोर्टल से आया था, हालांकि ऑप्शन में आपका तरंग संचार पोर्टल दिया गया था और ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि तरंग संचार पोर्टल होता क्या है। तो देखिए ये जो आपका तरंग संचार जो पोर्टल है ना एक आपका वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सिग्नलों के बारे में जो है आपका जानकारी प्रदान करता है। और ये जो आपका दूरसंचार विभाग यानी DOT ने जो है उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तरंग संचार पोर्टल को जो है ये विकसित किया है। तो ये जो आपका तरंग जो संचार पोर्टल है वो क्या है, तो ये जो आपका एक वेब पोर्टल है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका तरंग संचार पोर्टल है ये आपका किसकी जानकारी प्रदान करता है, तो ये आपका मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिग्नलों के बारे में जो वो जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन है ना ये क्या कहलाता है। तो देखिए इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन है ना ये आपका आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व शास्त्र जो वो कहलाता है। तो आर्कियोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन ये जो है कब किया गया था। हालांकि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियन गेम्स जो है इंडिया ने किस वर्ष में जो वो होस्ट किया था यानी आयोजन किया था। तो देखिए अब तक भारत के द्वारा जो है 2 बार आपका जो है एशियन गेम्स का जो आयोजन है वो किया जा चुका है। और कब कब, तो देखिए पहला ही जो आपका एशियन गेम्स हुआ था 1951 में, यह आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा भारत के द्वारा आपका 1982 में जो है आपका भारत के नई दिल्ली में जो है आपका एशियन गेम्स जो है वो आयोजित किया गया था। तो 1951 और 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक भारत में जो है 2 बार जो आपका एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किया जा चुका है। और दोनों वर्ष मैंने आपको बता दिया 1951 और 1982 में। इसके अलावा एशियाई खेलों को जो है ये आपका एशियाड के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और 2022 का जो एशियाई खेल है ये आपका 2023 में हुआ था, जो कि आपका चीन में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत जो है पदक तालिका में जो है ये आपका 4थे पायदान पर रहा था। भारत जो है इसमें एशियन गेम्स में 2023 में जो है 107 पदक जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो देखिए अंकुर योजना को जो है ये आपका हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के तहत जो है नागरिकों को मानसून के दौरान जो है पेड़ लगाने के लिए जो वो सम्मानित किया जाएगा। और इस पहल में भाग लेने वाले जो नागरिक होते हैं ना उन्हें कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है प्राणवायु पुरस्कार भी जो वो दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एरुतु कली जो आपका नृत्य है ना ये केरल के कौन से जनजाति के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो देखिए एरुतु कली ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और ये जो आपका केरल में उत्तरी मालवाड़ क्षेत्र में जो है ये आपके मविलार जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो मविलार जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मोटो यानी भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का जो है आदर्श वाक्य जो वो क्या रहा था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का जो आदर्श वाक्य है ना ये आपका कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा जो वो सुनिश्चित करना था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दूसरे चरण ये जो आपका कब हुआ था। तो देखिए ये जो आपका दूसरा चरण है ना ये आपका 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक जो ये आपका चला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरे चरण में ही जो है ये आपका उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल जो वो किया गया था और उर्वरकों का भी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया था और सिंचाई सुविधाओं में भी जो वो सुधार किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 तक और भाग 11 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 और भाग 11 जो है ये आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जो ये आपका संबंधित है। तो संघ और राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुलायम सिंह यादव ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो इनका जो आपका मृत्यु हो गया था 2022 में और ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो ये आपका संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो ये जो आपके समाजवादी पार्टी के जो वो संस्थापक भी थे और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार के मुख्यमंत्री भी जो वो रह चुके थे और ये जो आपके नेताजी के रूप में जो वो मशहूर भी थे। और ये पहली बार जो है आपका 1967 में जो है ये आपके विधायक जो वो बने थे। और मुलायम सिंह यादव को ही जो है 2023 में इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो है एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये कितना था जिसे बाद में गैलियम ने जो वो प्रतिस्थापित जो वो कर दिया था। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये आपका 68 था। तो 68 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर ले तो ये जो आपका 1869 में जो है इस आवर्त सारणी को जो वो प्रकाशित किया गया था। लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज जो वो नहीं किया गया था इसलिए उन्होंने जो है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान भी जो वो छोड़ दिए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मेंडलीव के द्वारा जो आपके तत्वों का नाम दिया गया था ना वहां से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने जो है एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम और इसके अलावा एका सिलिकॉन का जो वो नाम दिया था क्योंकि उनके जो गुण है ना ये आपके बोरोन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जो वो समान थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका मेंडलीव के द्वारा स्कैंडियम का नाम जो है क्या दिया गया था तो ये आपका एका बोरोन जो वो दिया गया था। गैलियम का जो नाम है ना ये आपका एका एल्यूमिनियम जो वो दिया गया था और जर्मेनियम का जो नाम है ये आपका एका सिलिकॉन जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि लूनी नदी का उद्गम जो ये कहाँ से होता है। तो देखिए लूनी नदी का जो उद्गम है ना ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले के जो है ये आपका नाग पहाड़ या फिर नागा पहाड़ियों से होता है। तो अगर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया था तो नाग पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य के बारे में पूछा गया था कि लूनी नदी किस राज्य से बहती है तो फिर आपका राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में केवल एक पंक्ति यानी रो में चलने वाला मोहरा कौन सा है। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना तो शतरंज में केवल एक पंक्ति और आपका एक ही कॉलम में चलने वाला जो आपका मोहरा है ना ये आपका हाथी है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो हाथी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर प्रश्न का लैंग्वेज अगर आपका इस प्रकार से होगा कि शतरंज के खेल में
एक पंक्ति में एक बार चलने वाला मोहरा कौन सा होता है? एक बार चलने वाला अगर मोहरा के बारे में पूछा गया था ना, तो फिर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका प्यादा यानी पौन, जिसे आप जो है सिपाही बोलते हैं। तो ये जो आपका केवल आगे की दिशा की ओर जो है एक पंक्ति में ही जो वो चलता है, और ये जो आपका एक ही कदम ही चलता है, लेकिन जो पहली जो चाल चलता है ना सिपाही, वो आपका 2 कदम जो है वो चल सकता है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो फिर जो आपका प्यादा यानी सिपाही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, एग्जाम तो आप देकर आए हैं, मैं तो देकर नहीं आया हूँ, तो जो भी बच्चों द्वारा मुझे मिलेगा तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया हूँ। इसके अलावा राजा रानी और ऊँट की बात कर ले, तो ये जो आपके एक पंक्ति में जो वो नहीं चलते हैं, राजा रानी और ऊँट जो होते हैं ना, ये आपके विभिन्न दिशाओं में जो वो चल सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्वीन डीडा ये जो है कहाँ की शासिका थी? तो देखिए, क्वीन डीडा की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर की जो वो शासिका थी, तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है कब ले जाया गया था? तो देखिए, विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है ये आपका अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है ये आपका जून 1911 में जो वो ले जाया गया था। तो जून 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें आपका केंद्रक जो होता है ना, ये आपका सुसंगठित जो है वो नहीं होता है, और इसमें आपका केंद्रक झिल्ली भी जो होता है ना, वो आपका अब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित रहता है? तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो वो अनुपस्थित रहता है, और इसमें जो आपका कोशिकांग झिल्ली जो होता है ना, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा ये जो आपका परिपथ जो वो नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पे अगर बात कर ले तो देखिए, जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका जो वो कहलाते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं ना, ये आपके झिल्ली युक्त जो ये आपके सुसंगठित केंद्रक में जो ये पाए जाते हैं, और इसमें आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा जो है ये आपके परिपथ जो वो होते हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली एवं कपोल में जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं वाले जीवों को जो है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो कहा जाता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछा गया था, तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि निम्न में से कौन जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है? हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज था, लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है पंडित आपका जो है दिया गया था पंडित रविशंकर। तो देखिए, पंडित रविशंकर जो है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, ये भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि गंधर्व जो महाविद्यालय है ना, ये आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, गांधर्व महाविद्यालय की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है, और ये जो आपका दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है ना, ये इसका जो शब्द का इस्तेमाल है ये आपका किस खेल में किया जाता है? तो देखिए, एग्रीकल्चर शॉर्ट एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल जो है अक्सर क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा खेले जाने वाले खराब शॉट को जो वो संदर्भित करने के लिए जो वो किया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो शॉट है ना, ये आपका क्रिकेट में जो ये शब्द का यूज जो है वो किया जाता है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि उषा बारले को जो है हाल ही में कौन सा सम्मान जो वो दिया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उषा बारले को जो है 2023 में पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार जो है इन्हें मिला है। तो पद्म श्री जो इन्हें 2023 में मिला है। तो 2023 पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस गायन शैली के लिए मिला ये अगर पूछा जाए तो इन्हें जो आपका पंडवानी गायन शैली के लिए जो वो दिया गया है। और ये जो आपका पंडवानी जो गायन शैली किस राज्य का है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक आपका पंडवानी होता है और एक आपका पदयानी होता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका पदयानी है ना, ये आपका केरल राज्य का जो वो लोक नृत्य है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था पदयानी के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका पदयानी है ना, ये आपका केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्योहार मी डैम मी फी, ये जो आपका त्योहार है ना, ये किस राज्य में आपका मनाया जाता है? तो देखिए मी डैम मी फी जो त्योहार है ना, ये आपका असम राज्य में जो वो मनाया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका ताई अहोम समुदाय के द्वारा जो इसे मनाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विदर्भ और महाराष्ट्र में किस वंश ने जो वो शासन किया था? तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक तो आपका बोकटक दिया गया था, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका वकाटक वंश दिया गया था, तीसरा ऑप्शन जो आपका चालुक्य वंश दिया गया था, और चौथा आपका पल्लव वंश दिया गया था। तो देखिए विदर्भ और महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि कई वंशों ने जो वो शासन किया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वकाटक वंश ने जो है 250 से आपका 470 ईस्वी तक जो है यहाँ शासन जो वो किए थे। तो वकाटक वंश अगर ऑप्शन में दिया गया था तो वकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि जो आपके रुद्रसेन द्वितीय है ना, ये आपके किस वंश से संबंधित है? तो देखिए रुद्रसेन द्वितीय की बात कर ले तो ये जो आपके वकाटक वंश से ही संबंधित है। और इनकी जो शादी है ये किससे हुआ था? तो ये आपके प्रभावती से जो इनकी शादी हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 ऑन आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, यानी निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना जो है वर्ष 1999 में जो है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधानों के लिए अस्तित्व की पहचान पर जो है वो किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्मा कमेटी की जो स्थापना है ना, यह आपका वर्ष 1999 में जो है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान पर जो वो किया गया था। तो वर्मा कमेटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आ गई तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो वो जोड़ा गया था। तो ये कमेटी को भी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति की सिफारिश पर जो वो जोड़ा गया था, तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपके 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया गया था। और 2 मौलिक कर्तव्य जो है आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है वो आपके इंप्लीमेंट जो वो किए गए थे 1976 में। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है वो आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने जो है आपका ये योजना शुरू की है जिसमें 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी लड़की के लिए जो है माता पिता को 5,000 रुपये जो है ये आपके 5 साल की अवधि के लिए जो है सालाना जो वो दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य ने जो है 2011 में लाडली योजना जो वो शुरू किए थे। और इस योजना के तहत आपका जो 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी लड़की के लिए माता पिता को जो है 5,000 रुपये जो है 5 साल की अवधि के लिए जो ये आपका सालाना जो वो दिया जाएगा। तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से आया था यानी पारिस्थितिकी दक्षता से आया था, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि एनर्जी ट्रांसफर इनटू ए फूड चेन, ये जो आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए पारिस्थितिकी दक्षता खाद्य श्रृंखला या वेब में जो है आपका ट्रैफिक स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता या फिर पर्यावरणीय प्रभाव के सापेक्ष मानव कल्याण के संकेतक को जो वो संदर्भित करती है। तो ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया था एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन दिया गया था। तो एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, यानी भारत में किस राज्य में जो है सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है ना ये आपका केरल राज्य में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए केरल के बाद जो आपका त्रिपुरा का स्थान आता है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की बात कर ले तो देखिए यूटी में जो आपका पहले स्थान पे है ये आपका दिल्ली आता है, दूसरे स्थान पे आपका चंडीगढ़ आता है और तीसरे स्थान पे जो ये आपका पुडुचेरी आता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले सड़क घनत्व का, परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सड़क घनत्व का जो मतलब होता है ना वो आपका प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की जो लंबाई होती है ना इसे ही जो आपका सड़क घनत्व जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित तरुण भट्टाचार्य किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित तरुण भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये जो आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित है, तो संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित तरुण भट्टाचार्य को जो है 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी थी और इन्हें जो आपका 1998 में, यहाँ पे गलती से आप 1999 लिखा गया है, 1998 में जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में आपके जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके शहनाई वादक से जो वो संबंधित है। और इससे पहले आपका पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना, ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वाद्यंत्र और उनके वादक से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्यंत्र से है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना, ये आपका बांसुरी वाद्यंत्र से है। तबला वादक में आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है आपका तबला वाद्यंत्र से है। सरोद वाद्यंत्र में जो है आपके अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है आपका सरोद वाद्यंत्र से है। शहनाई वादक में आपके बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये जो आपके आ जाते हैं। सितार वाद्यंत्र में बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इन चारों का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्यंत्र से है। वीणा वादक में आपके जो है जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगिरी श्याम सुंदरम, इसके अलावा दुरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके असद अली खान आ जाते हैं। मोहन वीणा में आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट आ जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो वो जाना जाता है। वायलिन वादक की बात कर ले तो इसमें आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजी जोग और लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके वायलिन वादक से है। वहीं अगर घटम की बात कर ले तो देखिए घटम में जो है आपके TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ये आपका घटम वाद्यंत्र से है। मृदंगम की बात कर ले तो देखिए KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इन सभी का संबंध आपका मृदंगम से है। मैंडोलिन में आपका U श्रीनिवास आ जाते हैं। पखाबाज में आपके तोता शर्मा आ जाते हैं। सुरबार में आपका अन्नपूर्णा देवी आ जाती है। गिटार में आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इन हाउ मैनी ओलंपिक्स डिड विजेंदर सिंह पार्टिसिपेट, यानी विजेंदर सिंह ने जो है कितने ओलंपिक में जो वो भाग लिए थे। तो देखिए अगर विजेंदर सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके बॉक्सिंग खेल से जो वो ये संबंधित है और ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय मुक्केबाज भी थे। और ये जो आपके विजेंदर सिंह थे ना, ये जो आपके 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें जो है पुरुष के 75 किग्रा वर्ग में जो है ये भारत की तरफ से जो वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीते थे। और विजेंदर सिंह जो है अब तक आपके कितने ओलंपिक में जो वो भाग लिए हैं, तो 3 ओलंपिक में जो वो भाग लिए थे। सबसे पहले तो आपका 2004 के ओलंपिक में भाग लिए थे, हालांकि वहां पे उनको कोई भी मेडल नहीं मिल पाया था। उसके बाद आपका 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्हें कांस्य पदक जो वो प्राप्त हुआ था। और तीसरा जो ओलंपिक में आप शामिल हुए थे ना विजेंदर सिंह, वो 2012 के लंदन ओलंपिक में जो वो शामिल हुए थे, जहां पर मैरी कॉम जो है ये आपका पदक जो वो जीती थी। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1993 में रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1993 में 2 व्यक्तियों को जो है आपका रसायन विज्ञान में आपका नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और किस कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि DNA आधारित रसायन विज्ञान में उनके काम के लिए जो है ये जो आपका नोबेल पुरस्कार जो है एक तो आपके माइकल स्मिथ को जो वो प्रदान किया गया था और दूसरे आपके केरी B मुलिश को जो वो प्रदान किया
दिया गया था? तो माइकल स्मिथ और कैरी बी मुलिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा जो है एनर्जी का जो वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा यूनिट का जो एनर्जी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ना, एक तो आपका जूल होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है और किलोवाट आवर भी होता है। तो देखिए ये सभी जो यूनिट होते हैं ना, ये आपके एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका न्यूटन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका न्यूटन होता है ना, ये आपका फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ना कि एनर्जी का होता है, इसलिए न्यूटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसका जो आपका सेम ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है ना, वो आपका सेम ही होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट्स, यानी भारत को पहला जो ओलंपिक पदक है ना, ये किस खेल में जो वो दिया गया था। तो देखिए भारत को जो पहला आपका ओलंपिक पदक है ना, ये पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने जो आपका 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना, उसमें भारत देश के लिए जो है पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो आपका पुरुष हॉकी टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, आपका प्रश्न ये पूछा गया था भारत को पहला ओलंपिक जो पदक है ना, ये आपका व्यक्तिगत में किस खेल में जो वो दिया गया था। यहाँ पर व्यक्तिगत के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में केडी जादव के जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो है, ये आपके भारत के पहले एथलीट थे और इन्होंने जो है किस ओलंपिक में आपका व्यक्तिगत में जो है ये कांस्य पदक जीते थे। तो ये आपके 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो ये आपका कुश्ती यानी रेसलिंग में जो है ये आपका कांस्य पदक जो वो जीते थे। और ऑप्शन में आपका कुश्ती भी दिया गया था, तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि आपका भारत को पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है ना, यानी गोल्ड मेडल जो है व्यक्तिगत में ये जो है किसने जीताया था, तो ये आपका 2008 में जो है जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपका अभिनव बिंद्रा ने जो है शूटिंग में दिलाया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। जब गोल्ड पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत में, और जब आपका सिर्फ मेडल रहे व्यक्तिगत में मेडल रहे तो फिर आपका जो है कुश्ती जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण से जो है उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं इनमें से कौन सी है। तो देखिए औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं की बात कर ले, जैसे कि आपका गरीबी, इसके अलावा भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शहरी जीवन में गिरावट, औद्योगिक क्रांति से जो आपका बाल श्रम को बढ़ावा दिया गया था, यानी बाल श्रम भी जो है आपका औद्योगिकरण का एक मुख्य जो है आपका समस्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक विषमता, ये सभी जो है ना ये आपके औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली जो है कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज पास्ड द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार जो अधिनियम है ना, ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का जो अधिनियम है ना, ये आपका 16 दिसंबर 2016 को जो ये पारित किया गया था। तो 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो लागू अगर बात कर ले तो ये आपका 19 अप्रैल 2017 को जो है ये आपका लागू हुआ था। और ये जो अधिनियम है ये किसका स्थान लिया था, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इस अधिनियम ने जो है विकलांग व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारियों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का जो ये स्थान लिया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रूल ऑफ कमरान मिर्जा वाज इन विच एरिया, यानी कमरान मिर्जा ने जो है किस क्षेत्र पर जो वो शासन किया था। तो देखिए कामरान मिर्जा की बात कर ले तो ये जो आपका बाबर का दूसरा बेटा और हुमायूं का जो है ये सौतेला भाई था, और कामरान मिर्जा ने जो है ये काबुल और कंधार पर जो वो शासन किया था, जो कि उसके पिता बाबर के साम्राज्य का जो है सबसे उत्तरी हिस्सा था। तो काबुल और कंधार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि टिटनस काउजेज विच जॉ इशू,
यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो आपका टेटनस है ना, ये किस जबड़े की समस्या का कारण जो वो बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेटनस, जिसे आपका लॉक जॉ भी जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका ट्रिस्मस नामक जबड़े की समस्या का जो वो कारण बनता है। तो ऑप्शन में अगर आपका ट्रिस्मस दिया गया था तो ट्रिस्मस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टेटनस जो है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका टेटनस है ना, जो कि आपका एक संक्रमण रोग है, और ये जो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और टेटनस का आम लक्षण की बात कर ले तो देखिए टेटनस का जो आम लक्षण होता है ना, वो आपका जबड़ों में मांसपेशियों में अकड़न होता है, जिसे लॉकजॉ भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य लक्षण में जो है आपके गर्दन में अकड़न जो वो देखने को मिलता है, निगलने में आपको परेशानी होती है। इसके अलावा पूरे शरीर में जो है दर्दनाक मांसपेशियों में जो है अकड़न देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐंठन आपको देखने को मिलेगा, पसीना आना और बुखार, ये सब जो आपके टेटनस के जो वो लक्षण है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि खुदाई खिदमतगार संगठन की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन की जो स्थापना है ना, यानी आंदोलन की जो स्थापना है, शुरू है, ये आपका 1929 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये इस आंदोलन को जो है आपका लाल सट भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक बात ध्यान में रखना है कि इन्हें जो है 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है पहले गैर भारतीय थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इन्हें 1987 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का जो वो उदाहरण है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा की बात कर ले तो ये जो आपका प्राणी जगत का जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है। और इसमें अगर उदाहरण में आपका जो दिया गया था ना, ये आपका तितली दिया गया था, यानी बटरफ्लाई जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाईज यानी तितली जो होता है ना, ये आर्थ्रोपोडा का जो वो उदाहरण होता है। तो तितली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अन्य अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका जो है कॉकरोच आ जाता है, झींगा आ जाता है, केकड़ा आ जाता है, बिच्छू आ जाता है, कनखजूरा आ जाता है, घरेलू मक्खी, किलनी और माइटस, ये सभी जो आपके आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है ना, ये क्यों जो है वो त्याग दिए थे। तो देखिए जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, उसकी घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो वो त्याग दिए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि भी जो वो वापस कर दी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है इनकी नियुक्ति जो वो करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 75 में आपका कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो ये जो आपका भाग 4A में, यहाँ पे भाग 4A कर लीजिएगा, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो वो किया गया है। और आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य, ये आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वो आपके 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी जो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हीं में से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था और इसमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। अब देखिए मैं आपको सारे 11 मौलिक कर्तव्य बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप ये पूरा 11 मौलिक कर्तव्य जो वो जरूर देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है ना, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि महायान और हीनयान जो है ये किसके शासन काल में जो ये आपका अलग हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए महायान और हीनयान जो है ये आपका कनिष्क के शासन काल में जो वो अलग हुआ था, और कनिष्क के शासन काल में ही जो है ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये आपका कश्मीर में किया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका बौद्ध संगति से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपके जो है 4 प्रमुख जो है वो बौद्ध संगति हुए थे। जैसे कि पहला जो बौद्ध संगति है ये आपका 483 ईसा पूर्व में जो है ये आपका राजगिरी में हुआ था, और ये जो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे ना ये आपके महाकश्यप थे। वहीं अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर ले तो ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपका वैशाली में हुआ था, और ये जो आपका कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष है ना ये आपके साबा कामी थे। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये आपका 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और ये जो आपका अशोक के शासन काल में हुआ था, और इसमें जो आपके अध्यक्ष थे ना वो आपके मोगलीपुत्तिस जो है ये आपके अध्यक्ष थे। वहीं अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर ले तो ये जो आपका पहली ईस्वी में हुआ था, और ये जो आपका कुंडल वन में आयोजित किया गया था, जिसे आप कश्मीर भी बोलते हैं, तो कुंडल वन में जो ये आपका आयोजित किया गया था, और ये जो आपका कनिष्क के शासन काल में जो है आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे ना ये आपके वसुमित्र जी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की जो वो शपथ है वो दिलाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति जो होते हैं ना ये उपराष्ट्रपति को पद और उनकी गोपनीयता का शपथ जो वो दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा, और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 69 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है। तो देखिए और इसके तो ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, लेकिन ओडिसी नृत्यांगना की बात कर ले तो देखिए केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, इसके अलावा प्रोतिमा बेदी और रंजना गौहर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका ओडिसी है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से आपका वर्धा नदी जो है ये किसका जो है वो आपका सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी नदी है। तो देखिए अगर वर्धा नदी की बात कर ले तो ये जो आपका गोदावरी नदी का जो है ये आपका ट्रिब्यूटरी नदी है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वर्धा और पूर्णा ये जो नदियाँ हैं ना ये गोदावरी नदी की जो वो सहायक नदियाँ हैं। तो पूर्णा के बारे में भी पूछा जाए तो ये आपका गोदावरी नदी की जो वो सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा जो वो की जाती है। तो देखिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जो वो किया जाता है। तो माँ दुर्गा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।